चलिए स्टूडेंट्स, नागार्जुन जी की अगली कविता जिसका शीर्षक है अकाल और उसके बाद, आज हम पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने जब अकाल का समय होता है उस समय कैसी स्थिति होती है घरों की, आम परिवारों की, और उसके अकाल बीत जाने के बाद कैसी स्थिति होती है, दोनों का बड़े ही सरल सहज स्वाभाविक शब्दों में चित्रण किया है। बड़ा ही सजीव चित्रण है, बहुत छोटी सी और आसान सी कविता है। आइए हम पढ़ते हैं। कवि कहता है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। जो हमारी सभ्यता थी, संस्कृति थी कि सिर्फ हम अपना पेट भरने के लिए भोजन नहीं बनाते थे, हमारे आसपास गली मोहल्ले में घर में रहने वाले जो पालतू जीव जंतु हैं, हम उनको भी कुछ भोजन देते थे, वो भी हमारे परिवार के हिस्से की तरह से हुआ करते थे। तो कवि ने कहा है कि जब अकाल था तो चूल्हा रोया। चूल्हा रोने का अर्थ है कि चूल्हा जला ही नहीं, घर में अनाज का दाना भी नहीं था और चक्की भी एक तरफ उदास पड़ी रही। जब अनाज नहीं था तो घर में पीसने का काम भी नहीं हुआ। यह उस समय की कविता है जब अनाज घर में पीसा जाता था। घर में, सबके घरों में चूल्हा चक्की आदि होते थे। और कवि कहता है कि अकाल के कारण जब घर में अनाज का दाना भी नहीं था तो चूल्हा भी रोया, अर्थात उदास था कि चूल्हे के पास भी कोई जाता नहीं था, वह अकेला था। चक्की भी उदास थी और जो घर की कानी कुतिया थी वह उसके पास उदास चुपचाप सोई हुई थी कि कहीं चूल्हा जलेगा, रोटी बनेगी, कुछ भोजन बनेगा तो मुझे भी प्राप्त होगा। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। गश्त का अर्थ है कि धमाचौड़ पड़ी कि सभी छिपकलियां जो है घर की, क्योंकि आसपास जब भोजन नहीं बनता तो कोई जीव जंतु भी नहीं होते, मच्छर आदि भी नहीं होते, तो भीत अर्थात दीवार पर छिपकलियों की भी गश्त लगी रही और कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। जो घर के चूहे थे उनकी हालत भी बड़ी शिकस्त अर्थात पतली हो गई, उन्हें भी खाने को कुछ भी नहीं मिला। कवि कहना चाहता है कि जब अकाल पड़ता है तो घर में मुट्ठी भर अनाज को भी सब तरस जाते हैं, सभी जीव जंतु भी और घर के सदस्य भी, सबकी हालत बड़ी शिकस्त हो जाती है, पतली हो जाती है। अब कवि कहता है कि अकाल समाप्त हो गया, उसके बाद क्या होता है कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। जैसे ही अकाल समाप्त हुआ घर के अंदर अनाज आ गया, घर के अंदर दाने आ गए, बहुत दिन हो गए थे, अचानक से घर में अनाज आ गया। घर में अनाज आ गया तो भोजन बनने के लिए चूल्हे को भी जलाया गया और आंगन के ऊपर से पता चलने लगा कि यहाँ अनाज बन रहा है, भोजन बन रहा है। धुआं आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद उड़ता हुआ दिखाई दिया। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। बहुत दिनों के बाद घर परिवार के सभी सदस्यों की आंखों में चमक आ गई कि इतने दिनों से भूखे मर रहे थे, आज खाने को कुछ प्राप्त होगा। चमक उठी घर भर की आंखें, घर भर का अर्थ है पूरे परिवार की आंखें चमक उठी। ऐसा नहीं था कि कुछ लोग खा लें कुछ न खाएं, जितना भी है थोड़ा थोड़ा बांट कर खाने की हमारे यहाँ परंपरा थी, तो सबकी आंखों में चमक आ गई। कोए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद, पांखें का अर्थ है पंख। कोए ने भी, जो कोए दीवार पर, मुंडेर पर, घर के पेड़ पौधों पर जो हमारे पक्षी घोंसला बनाकर रहते हैं, काँव काँव करते, उसने भी पांखें खुजलाई कि जैसे ही घर के अंदर भोजन बनेगा मुझे भी कुछ कुछ पाने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, मैं भी कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। कवि कहता है कि कोए ने भी अपनी पांखें खुजलाई कई दिनों के बाद, कि पहले अकाल पड़ा तो कैसी हालत थी और जब जैसे ही अकाल समाप्त हुआ तो उसके बाद घर की हालत कैसी हुई। कवि ने बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। अगली कविता के रूप में हम पढ़ेंगे, छोटी सी कविता है। अगली कविता हम शुरू कर रहे हैं, प्रेत का बयान। प्रेत का बयान कविता एक व्यंग्यात्मक कविता है, मनोविज्ञान पर आधारित है। मृत्यु के बाद प्रेत आत्मा और धर्मराज यमराज का संवाद है। बहुत व्यंग्यात्मक कविता है। पूरी कविता पढ़ेंगे, लंबी है, थोड़ी सी आज पढ़ाऊंगी और बाकी इसके बाद दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे। आसान सी है एक किस्म से, यह एक संवाद है जो कविता की फॉर्म में है, बातचीत है कि मृत्यु के बाद एक प्रेतात्मा अर्थात जो प्रेत बन गई है आत्मा इस धरती से जाकर के, और यमराज जो है धर्मराज, यमराज के बीच का संवाद है। देखिए ध्यान से सुनते हैं कि ओरे प्रेत कड़क कर बोले नरक के मालिक यमराज।
प्रेत जो वहां पर पहुंच गया है धरती से मृत्यु के बाद, प्रेत बन गया है, भूत बन गया है, उसको बड़ी कड़क आवाज में गुस्से के साथ जो नरक के मालिक यमराज हैं, नरक के मालिक का वो क्या कहा जाता है, यमराज, तो वो कड़क कर बड़ी तेज स्वर में बोले, सच सच बतला कैसे मरा तू। अब उससे कहते कि तेरी मृत्यु कैसे हो गई, कि अभी तेरा समय नहीं हुआ तो तू समय से पहले क्यों मर गया। यह मान्यता है कि जो समय से पहले मर जाता है, अर्थात जिसका जीवन जितना है उस जीवन को लेकर के जो व्यक्ति संसार में आता है और किसी कारणवश उससे पहले मर जाता है, तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो प्रेत बन जाता है, भूत बन जाता है। तो हास्य व्यंग्यात्मक है ये कविता। तो उससे यमराज पूछ रहे हैं कि तू सच सच बता, झूठ मत बोलना, कि तेरी मृत्यु कैसे हो गई, कैसे मर गया तू। फिर वो कई सारे कारण बताते हैं कि भूख से, अकाल से, बुखार से, काला जार से, पेचिश, बदहजमी, प्लेग, महामारी। यह उस समय होने वाली आम बीमारियां थी। बुखार, काला जारा जो होता है ना, काला मोतिया बोलते हैं, काला जारा इसको बोलते हैं बेटा, जो अपना टाइफाइड जिसको आप बोलते हैं, पेचिश हो गया, बदहजमी हो गई, प्लेग हो गया, महामारी से, ये इतनी सारी बीमारियां हैं। या भूखा था, अकाल पड़ गया था, किस वजह से तेरी मृत्यु हो गई, कैसे मरा तू, सच सच बतला। जो मालिक है यमराज, वो बड़ी कड़क आवाज में उससे पूछ रहे हैं। जब वो बहुत तेज आवाज में, कड़क आवाज में बोलते हैं, तो देखिए कवि ने किस तरह से लिखा है कि खड़ 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 हड़ 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 हड़, कहते इसने खड़ 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 करके आवाज आने लगी। क्या आने लगी, कांपा कुछ हाड़ों का मानवीय ढांचा। हाड़ अर्थात हड्डियों से बना हुआ एक मानवीय ढांचा कांपने लग गया। खड़ 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 के आवाज आ रही है कि सूखी हड्डियां हैं जो पूरी तरह से बज रही हैं। नचाकर लंबी चमचों सा पंचगुरा हाथ, चमचों सा का अर्थ है कि चमची की तरह से लंबी और पतली जो उसका पंचगुरा 5 उंगलियों वाला हाथ था, उसको नचा करके वह बोलने लगा। कवि ने, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बेटा पूरी तरह से एक सजीवता से, जैसे जब हम इस कविता को पढ़ रहे हैं तो हमें उस कंकाल जैसे व्यक्ति का जो ढांचा है वह सामने दिखाई दे रहा है। कवि कहते हैं कि रूखी पतली किटकिट आवाज में। अब उसकी देखिए उसका फिगर कैसा है कि ऐसे लगता है जैसे हड्डियों का मानवीय कोई ढांचा है, और लंबा पतला हाथ है जो लंबी चमचों जैसी उसकी 5 उंगलियां हैं, और नचा कर उसको अर्थात हिल डुल करके रूखी पतली किटकिट आवाज में प्रेत ने जवाब दिया। उसने अब उसके प्रश्न का जवाब दिया कि मैं कैसे मर गया था। महाराज, सच सच कहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। अब हम गुलाम नहीं, नागरिक हैं हम स्वाधीन भारत के। अब देखिए बेटा इसमें व्यंग है कि वह व्यक्ति समय से पहले मर गया, और उसका जो कारण है जब हम पढ़ेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल सच कहूंगा, किसी भी बात को झूठ नहीं कहूंगा, और यही सच है कि अब हम गुलाम नहीं हैं, अर्थात हमारा देश अब पराधीन नहीं है, हम स्वाधीन भारत के नागरिक हैं। और वह बताता है कि वह कहाँ का रहने वाला है। पूर्णिया जिला है, सूबा बिहार के सीवान पर। बिहार में पूर्णिया नामक जिला है, उसके सीवान पर, उसके स्थान पर। और वो कहता है कि वहाँ का जो थाना धमदाहा नाम है, बस्ती रूपोली है, जात का कायस्थ। वो अपना परिचय दे रहा है कि मैं स्वाधीन भारत का नागरिक हूँ, और स्वाधीन भारत में बिहार का सूबा बिहार के सीवान पर पूर्णिया जिला है। वहाँ का जो थाना धमदाहा है, बस्ती रूपोली है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, जाति का कायस्थ हूँ। उम्र कुछ अधिक 55 साल की, लगभग मेरी उम्र जो है वो 55 साल की है। और वो अपना परिचय देते हुए अपने बारे में बता रहा है कि मैं इस तरह से वहाँ रहता हूँ। पेशा से प्राइमरी स्कूल का मास्टर था। मैं प्राइमरी स्कूल में मास्टर था, मतलब मैं पढ़ाने का काम किया करता था प्राइमरी स्कूल के अंदर, अर्थात जो 5वीं कक्षा तक का स्कूल है, मैं वहाँ पर पढ़ाने का काम करता था। पेशा का अर्थ, शब्द का अर्थ है बेटा अपना व्यापार। मेरा जो काम काज है वह एक मास्टर का काम था, शिक्षक के रूप में मैं पढ़ाया करता था। तनख्वाह थी 30 रुपया, सो भी नहीं मिली। मेरी तनख्वाह उस समय 30 रुपया था। 30 रुपये मुझे पर महीना हर महीने मिलते थे, लेकिन वो मिली नहीं थी। किसी कारण मेरी तनख्वाह को रोक दिया गया था, मुश्किल से काटे हैं। अर्थात वो कहते हैं कि मैंने अपने जीवन के दुख जो हैं बड़ी ही मुश्किल से काटे हैं। इसमें कवि ने एक व्यंग किया है कि एक शिक्षक जो निर्माता है
जो समाज को पढ़ाता है, बनाता है, उसकी इतनी हालत पतली है कि वह भूखमरी के कारण मर जाए। इस कविता में हम आगे यह पढ़ेंगे। आज इतना ही, बाकी अगली बार आपको पढ़ाऊंगी अगले भाग।